दोस्तों नमस्कार। आज आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूं और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लूसेंट से आप सभी परिचित होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और सर्विस चाहते हैं आप, तो आप लूसेंट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि लूसेंट में फैक्ट्स का भरमार है। अभी पीईटी का पेपर हुआ था, यहाँ तक कि पीसीएस के पेपर में, यहाँ तक कि एसएससी के पेपर में भी लूसेंट से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। और किसी भी आप सिलेक्टेड पर्सन से पूछेंगे तो यही बताएगा लूसेंट को आप तैयार करिए, लूसेंट को तैयार करिए। तो हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे कि लूसेंट को कैसे तैयार करें, टॉपिक वाइज कैसे दें। लूसेंट में एक और ये खासियत दी हुई है कि लूसेंट जो बुक है उसमें फैक्ट्स तो दिया हुआ है, लेकिन क्रमवार तरीके से नहीं दिया हुआ है। कोई फैक्ट्स वही ऊपर दिया है तो उसी का दूसरा पॉइंट नीचे दिया हुआ है, इंटरलिंक नहीं किया है, उसको कनेक्ट करके नहीं दिया है, इसीलिए ये बल्गी बुक हो जाती है। लेकिन इसको कनेक्ट करने के कैसे याद करें, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, वही हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं लूसेंट के अंदर दोस्तों, देखते हैं लूसेंट में क्या है। यहाँ पर आपका समरी दिख रहा है, विषय सूची दिख रही है। विषय सूची में मैंने लूसेंट में प्राचीन मध्यकालीन नहीं पढ़ा हूँ, आधुनिक पढ़ा हूँ इससे। और यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्राचीन भारत को कैसे तैयार किया जाए लूसेंट से। ठीक है, लूसेंट से कैसे कम समय में ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर समाहित किया जाए, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए कि यहाँ पे दिया है भारत का इतिहास, ये सब पढ़ सकते हैं, रीडिंग बस करिए, इसको बस करे रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि जम्बूद्वीप किसे कहते हैं, भारतवर्ष किसे कहते हैं, भारत किसे कहते हैं, हिंदू किसे कहते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा। बस उसको याद करने की जगह नहीं है, क्योंकि पेपर में उससे नहीं पूछा जाएगा। हमको ये देखना है कि पेपर में सवाल कैसे फंसे, कौन सा चीज़ याद करेंगे तो पेपर में फंसेगा, हमको ये देखना है। प्रोडक्टिविटी हमको दिखानी है, हमको स्मार्ट वर्क करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखा दिया गया है। तो वेद किसका उपदेश देते हैं, तो वेद देते हैं वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या सबको पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और चारों वेदों को मिला के क्या कहा जाता है, तो इनको संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संहिता। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक पढ़ भी लिया और 2 ही लाइन हमने लगभग अंडरलाइन की है, और यहाँ पे कम से कम 7-8 लाइन आपको दिखेगी। इसमें से आपको बस 3 ही लाइन अंडरलाइन करके भी आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाएगा। तीसरे मंडल में किसका उपदेश है, किसका उपदेश देता है, तो सूर्य देवता को समर्पित है ये तीसरा मंडल। और ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसमें 9वें मंडल सोम देवता से हैं संबंधित। और ऐसे ही आपको ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है। इसमें पुरुष सूक्त की बात की गई है। पुरुष सूक्त यानी चतुर्वर्ण समाज का यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे ऋग्वेद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को बात की गया है, ये पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। ऋग्वेद में ही गाय को ना मारने के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ से पूरा ज़्यादा कुछ अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, पेज पलटिए, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है। अब एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब सब्जेक्ट को टाइम देना है। अभी एक ही में प्राचीन इतिहास में ये पढ़े रह जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए यजुर्वेद को अथर्ववेद कहा जाएगा। यहाँ तक कि पेट की पेपर में, एसएससी के पेपर में और पीसीएस की पेपर में ये सब बहुत पीसीएस के पेपर में ये पूछ सकता है कि जैसे कि होत्री पूछा भी है कि ऋचाओं को, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे होत्री शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जब एक का पूछ दिया है तो चारों वेदों को आपको याद रहना चाहिए कि यजुर्वेद को जो पढ़ेगा उसको क्या कहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामवेद किससे संबंधित है, गान से संबंधित है। इसके जो पढ़ता है उद्राता कहलाता है। ये भारतीय संगीत का जनक इसको माना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे और आगे देखते रहिए। जादू टोना से कौन सा वेद संबंधित है, तो अथर्ववेद संबंधित है। और यहाँ पे सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कही गई हैं, तो किस में कही गई हैं, ये अथर्ववेद में कही गई हैं। ठीक है, यहाँ पे शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बटा हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या है, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है, इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी दिए गए हैं। तो इन सबको याद करना आवश्यक ही है, क्योंकि ये हमेशा पूछता रहता है
कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौन है, ऐत्रेय है, कौशिकी है, और यहाँ पे यजुर्वेद के तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद के पंचवीस, अथर्ववेद के गोपथ, ऐसे ही आपको यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पुराणों से देखिए, पुराण जो है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ये एक लाइन में ऐसी क्वेश्चन पूछ सकता है और कॉन्सेप्ट पे मैचिंग में भी दे सकता है। तो विष्णु पुराण किससे संबंधित है, तो मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से, यही सब पढ़ने की ज़रूरत है। जो पुराण है उसके रचयिता कौन है, तो लोमहर्ष हैं और उसके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों की संख्या कितनी, 18 हैं। ये जो पुराण है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एंड भागवत, इसमें राजाओं की वंशावली का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सब नहीं इसमें अंडरलाइन करके चलना है, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, साहित्य है, इनसे संबंधित ये कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, तो ये याद ही रहने चाहिए। अब ये याद नहीं रहेंगे, अब तो ये पूछ देता है कि क्रम बताइए कि कौन से सबसे पहले आए, कौन से बाद में आए, तो ये सब भी पूछता रहता है। लेकिन सबसे पहले ये सब भी जानना जरूरी है। जैसे अर्थशास्त्र के लेखक क्या कहते हैं, चाणक्य। इनके 2 नाम और कौन थे, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये भी नाम याद रखेंगे। इनकी जो पुस्तक थी उसका क्या नाम थी, तो अर्थशास्त्र थी। ये सब यहाँ पे दिखा हुआ है। अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, इसके राजनीति व्यवस्था से कि अर्थशास्त्र विषय से, तो ये राजनीति व्यवस्था से। और किस समय की बात है, तो ये मौर्य वंश के समय की बात है। और ये सब याद रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जब पुस्तकें हैं, जैसे यहाँ पे हो गया जो चचनामा हो गई, अष्टाध्यायी हो गई, और यहाँ पे आ गई पतंजलि की जो महाभाष्य हो गई। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हेरोडोटस जो इतिहास का पिता कहा जाता है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन थे, निर्यार्कस था, आनेसिक्राटस था, अरिस्टोबुलस था। मेगास्थनीज जो था किसके शासन काल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। ऐसे ही डायमेकस यह सीरियन अंतियोकस का राजदूत था और बिंदुसार के शासनकाल में आया था। डायोनीसियस किसके शासनकाल में आया था, तो अशोक के। टालमी ने के लिखा भारत का भूगोल। ऐसे ही सब देखिए, यहाँ पे देखते रहिए, यहाँ पे देखते क्या पढ़ना है क्या नहीं, आप भी समझ रहे होंगे। यहाँ पे जैसे अलबरूनी या महमूद गजनवी के साथ आया था। इसने क्या लिखी, 2 पुस्तकें, कौन कौन सी लिखी, किताब 2 पुस्तकें नहीं, एक ही किताब है ये। उसको इस नाम से या इस नाम से जानते हैं, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। यहाँ पे इब्न बतूता है जो उसने रहला लिखी थी, अरबी भाषा में लिखी थी। और यहाँ पे देखिए तो लूसेंट है, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं, पढ़ने वाली चीज़ें हैं। अब बहुत सारे, अगर आपने लूसेंट को नहीं पढ़ा है तो इसमें देखिए फैक्ट्सों का भरमार है और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स हैं। अब पेपर PYQ से मिला के देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलते दिखेंगे। ये वैसी बात है कि आप पढ़ें या नहीं, या फिर कहें कि यहाँ से मिलता नहीं है, उसको लगा लो बल्कि बुक। यहाँ तो कम चीज़ पढ़ के अच्छा नंबर लाया जा सकता है, कहने का मतलब ये है यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए जो अभिलेख हैं किसके शासनकाल में आए थे, अगर आपको पता है यहाँ पे इसको याद कर लीजिए। जो मेन है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसके शासनकाल में, तो कलिंग राजा खारवेल के समय। जूनागढ़ किसके समय में, रुद्रदामन के समय में। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के समय में। ऐसे ही बहुत सारे देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से प्रागैतिहासिक काल शुरू हो रहा है। प्रागैतिहासिक काल में बहुत सारे यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा चैप्टर यहाँ पे है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इसमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछता रहता है, हड़प्पा सभ्यता जो किस नदी के पास थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास। हड़प्पा जो शहर है रावी नदी के पास। मोहनजोदड़ो सिंधु के पास, चनोदड़ो सिंधु के पास, कालीबंगा घग्गर के पास। इनके खोजकर्ता कहाँ पे हैं, ये सब पूछता रहता है। और जो फैक्ट्स नहीं दिया है तो अपना माइंड में बना के ऐसे बना सकते हैं कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान कौन सा है, मांडा है। पश्चिमी स्थान कौन सा है, सुतका गेंडोर है। दक्षिणी स्थान दैमाबाद है, प्रवरा नदी के किनारे। अब पूर्वी स्थान हिंडन आलमगीर। और यहाँ पे देख सकते हैं
आलमगीर कहाँ पे है? आलमगीर ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कौन से, कहाँ पे आएगा? आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में पड़ेगा आपका। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में देखिए यहाँ पे दिखा है आलमगीर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के। इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। तो ये यूपी से अगर आपकी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी कर रहे हैं, तो आप इसमें जो यूपी का है तो यूपी से पूछेगा ही, तो इसको ध्यान रखेंगे। ऐसे ही बहुत सारी यहाँ पे हम लोग वीक का रिव्यू देख रहे हैं, तो हम लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं। अगर आपको क्लास करनी है तो आप अगर आपको इसका क्लास मेरे साथ लेना है तो कमेंट करिएगा, मैं एक एक वीडियो इसका डालता रहूँगा। नहीं तो आप अपने आप भी खुद इसको अंडरलाइन कर करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो जिसके शासनकाल में आया था, हमने पिछली पेज पे देखा था, उसको यहाँ पे मैंने लिख के रखा है और इसको बार बार रिवीजन करता रहता हूँ, तो सही है। यहाँ पे ये देखिए जो दर्शन है उसके प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल। योग के पतंजलि। न्याय का गौतमी। ये पीसीएस के पेपर में ऐसी एज इट इज़ पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप PYQ लगा के देख लीजिए। यूपी पीसीएस का चाहे यूपीएससी का चाहे कहीं का भी, अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टेट पीसीएस में तो पूछता ही रहता है। कैपिटल से जैसे कि महाजनपद है, महाजनपदों की ये सब यहाँ पे महाजनपद दिया गया है, उनका राजधानियाँ दिया गया है, पूछा हुआ है, पूछता रहता है। और यहाँ पे जैन धर्म है, जैन धर्म से जैन धर्म से तो किसी भी पेपर में आप कह लीजिए। एंशियंट हिस्ट्री का सबसे अच्छा खूबसूरत टॉपिक है में से एक आता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ऐसी बौद्ध धर्म हो गया, बौद्ध धर्म से पूछता रहता है कि संगीतियाँ कितनी हुई, कहाँ हुई, कब हुई, और अध्यक्ष कौन थे, राजा कौन थे, ये सब पूछता रहता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म की सभाएं, जैसे कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई? तो 483 में राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु के समय में हुई थी। इसको याद करने का टी है रावपक स्थानों को याद करने के लिए रावपक, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। तो बहुत सारा है, तो वहाँ पे हमने देखा कि ये कैसे पढ़ें। इसको रिवीजन करने पे, अब जो सिकंदर से पहले क्वेश्चन आता था अब उतना नहीं आता है, तो सिकंदर को देखिए बहुत कम में दिया है। घोड़े का और उसके सेनापति यही सब पूछता है। मौर्य वंश का से और जो सेल्यूकस का निकटर का जो युद्ध हुआ उस पे संबंधित यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अशोक का यहाँ पे देखिए अशोक से संबंधित फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं, तो आप देख सकते हैं। लूसेंट आपके पास होगी। अगर आप लूसेंट नहीं पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के मायाजाल में फंसते जा रहे हैं, तो आप लूसेंट को पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लूसेंट अच्छी बुक है। और सभी कोचिंग वाले तो बताते ही हैं कि मेरा ये बुक पढ़िए, मेरा बुक पढ़िए, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लूसेंट पढ़ना चाहिए, कि लूसेंट से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लूसेंट, तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री देखा है। ऐसे ही मॉडर्न को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडर्न यहाँ पे शुरू हो रहा है। मॉडर्न थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे आधुनिक भारत का शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, जो इसके मुग़ल स्वतंत्र होने वाले राज्य कौन कौन से थे। तो मुग़ल जो साम्राज्य था उससे जो स्वतंत्र होकर बने हुए कौन कौन से राज्य थे? अवध था, हैदराबाद था, रोहिलखंड था, बंगाल था, कर्नाटक था। अगर आपको ये नहीं पता है तो ये मैप के द्वारा मैं इसको वीडियो डाल के शॉर्ट में इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है। तो उत्तरकालीन मुग़ल वंश थे। बहादुर शाह को क्या कहा जाता था? शाह ए बेखबर। यहाँ पे जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख। इसको क्या कहता है? फर्रुखसियर को घृणित कायर। मोहम्मद शाह को रंगीला। ये सब कुछ फैक्ट्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका युद्ध आ जाएंगे। फिर कर्नाटक का मैसूर का, यहाँ पे मैसूर का युद्ध दिख रहा है आपको। फिर ऐसे ही आपको कर्नाटक का युद्ध इधर दिखेगा। कर्नाटक जो जैसे कि कर्नाटक के युद्ध यहाँ पे दिख रहे हैं, जो दो कंपनियों के बीच में होता है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता है। और अंततः इसमें ब्रिटिश जो कंपनी रहती है विजयी होती है, फ्रांस की हार होती है। और यहाँ से इनका तेज़ी से विकास और हो जाता है। फिर
प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है, फिर बंगाल में इन लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और पूरे देश में ये सब अपनी शासन व्यवस्था चलाने लगते हैं। और कैसे कैसे ये आगे बढ़ते हैं, फिर अपनी तीन भू नीतियाँ लाते हैं, भू राजस्व नीति लाते हैं, एक लाते हैं स्थायी बंदोबस्त लाते हैं, रैयतवाड़ी लाते हैं, महालवाड़ी लाते हैं। कैसे इन लोग का आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे गवर्नर जनरल को आपको दिखाया गया है कि गवर्नर जनरल को कैसे अपना एक एक गवर्नर जनरल आते गए। देखिए यहाँ पे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल यहाँ पे शुरू हो रहा है। रॉबर्ट क्लाइव 1773 में यहाँ पे देखिए पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया 1773 में। जो रॉबर्ट क्लाइव था 1757 में बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया और यहाँ से बंगाल का गवर्नर बनना। फिर यहाँ पे गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्थापित हो गया। फिर यहाँ पे देखिए आगे क्या हुआ। फिर यहाँ पे वारेन हेस्टिंग है, फिर यहाँ पे महालवाड़ी, ये सब अभी हमने देखा है। यहाँ पे फास्ट रिव्यू हो रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब पहले तो आप देखिए कि जो जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर पीसीएस की कर रहे हैं तो पीसीएस का पीवाईक्यू देखिए, फिर उसके हिसाब से आप लूसेंट को पढ़िए। जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी का पीवाईक्यू लगाइए, फिर इसको पढ़िए। पेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पीईटी का पहले पढ़िए, फिर इसको करिए। लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप पढ़िए। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जीएस कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, अथाह जीएस है, पढ़ते रहेंगे, कभी याद नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे नोट्स बना के पढ़ता रहूं तो नोट्स बनाएंगे फिर रिवीजन करेंगे। जो इसमें दिया है उसको पहले पढ़िए, फिर नोट्स को आपको समझ में आएगा कि नोट्स में लिखना क्या है। नहीं तो पहली बार आप पढ़ेंगे तो सब आपको नोट्स लगेगा कि हाँ भैया ये मेरे को नहीं आता है, इसको भी लिखो, इसको भी लिखो, उसको भी लिखो। तो लिखते लिखते जो एक बार लिख जाएगा वो फिर दोबारा खोल के देखने को मन नहीं करता है। तो इसलिए पहले आप लूसेंट को पढ़िए, बिगनर हैं तो। अगर आप बिगनर नहीं हैं तभी आप लूसेंट पढ़िए, फिर अपना छोटा नोट्स बनाइए। मैं अपना नोट्स बनाया हूँ जो आपको दिखाऊंगा। अभी मैं ज्योग्राफी की क्लास थोड़ा सा यूट्यूब में नोट्स बना के डाल रहा हूँ। अगर आप उसमें ज्योग्राफी में थोड़ा सा अपने आप को वैसा असहज महसूस कर रहे हैं तो ज्योग्राफी की क्लास प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। यहाँ पे हमने बुक का रिव्यू देखा है कि इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।